ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट उससे खुश नहीं थी। नेशनल पेंशन स्कीम में दिक्कत ये थी कि एम्प्लॉयज उससे खुश नहीं थे। ये पांच के पांचों पैरामीटर यूपीएस के मेन फोकस पैरामीटर है। यूपीएस का जो पूरा ड्राफ्ट है वो इन 5 पैरामीटर के ऊपर बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि आज के दिन गवर्नमेंट ने 24 अगस्त को एक अपना नया ड्राफ्ट कैबिनेट से अप्रूवल करा के पेश किया, मतलब एक नया अप्रूवल लिया है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ पेंशन मिलती है, ठीक है। उसी पेंशन का एक मॉडिफाइड ड्राफ्ट जिससे कि एम्प्लॉयज को ज़्यादा फायदा हो, उसको पेश किया गया है आज कैबिनेट के द्वारा, आज मोदी सरकार के द्वारा, जिसका नया नाम आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आज हम बात करने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे, आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स अभी होंगे, उसके बाद क्या उनकी पेंशन रहेगी, क्या उनको पेंशन मिलेगी, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों हम यूपीएस के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको पेंशन का कुछ ब्रीफ देना चाहता हूँ। ब्रीफ मतलब सबसे पहले एक चलती थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको अभी हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोलने लग गए, बट उस समय पे तो वो पेंशन स्कीम थी। तो जिन भी लोगों ने कोई गवर्नमेंट जॉब 1 अप्रैल 2004 से पहले ज्वाइन करी थी वो सभी ओपीएस के अंतर्गत आते हैं। ओपीएस का एक अलग तरीका था आपको पेंशन देने का। दूसरा फिर आया एनपीएस। जिन भी लोगों ने जॉब, अपनी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये आप लोग क्लियर रहिएगा कि यहाँ पे मैं आप सारी की सारी जो बातें कर रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यूपीएस अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही आई है। तो 1 अप्रैल 2004 के बाद जिन भी लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी है वो सभी अंतर्गत आते हैं एनपीएस के, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके सरकार एक नई पेंशन स्कीम लाई थी, नेशनल पेंशन स्कीम। बिकॉज ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, गवर्नमेंट का बजट बिगड़ जाता था, तो उन्होंने एक नया एक टर्म लाया, नई एक पेंशन स्कीम लाया जिसको हम बोलते थे नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में क्या दिक्कत थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट उससे खुश नहीं थी। नेशनल पेंशन स्कीम में दिक्कत ये थी कि एम्प्लॉयज उससे खुश नहीं थे। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में था या फिर जिन लोगों को भी एनपीएस के अंडर डाला गया था, कोई भी एनपीएस से खुश नहीं था। सो ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉय को पसंद नहीं है। इवेंचुअली हो क्या रहा था, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, चाहे वो वोट में नुकसान हो या फिर 20 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, लगभग 20 से 25 लाख, उनके सभी घर में मिला लीजिए तो सारे लोग मिला के लगभग 1 करोड़ वोट होते हैं, तो उनका वोट का भी लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, बहुत समय से ये मांग चल रही थी कि आप लोग ओपीएस को बहाल करिए, मतलब ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको दोबारा से लेके आई। और कई स्टेट्स ने अपने स्टेट्स में किया भी, जैसे हिमाचल में ओपीएस लागू हो गया था, राजस्थान में होने वाला था बट शायद नहीं हो पाया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हिमाचल में हुआ था। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी, उनको पेंशन मिलने लग गई थी, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एनपीएस के साथ एक और नए तरीके की स्कीम निकाली जिसको अभी हम बोल रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 फीचर्स हैं, 5 इसके टोटल अभी तक जो भी न्यूज़ में आया, अभी तक जो भी ड्राफ्ट आया उसके हिसाब से इसके मेन 5 पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर की बात करते हैं। पहला पैरामीटर है एश्योर्ड पेंशन, ठीक है। एनपीएस में क्या था कि आपकी जो पेंशन थी उसका आपको अमाउंट नहीं पता लगता था कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप रिटायर हो गए आज, अब आपको ये नहीं पता लगता था, पहले पूरे 60 साल ये नहीं पता लगता था कि यार जब मैं 60 साल पर रिटायर होऊंगा तो मेरी पेंशन 20,000 रुपये होगी या मेरी पेंशन 40,000 होगी या मेरी पेंशन 50,000 होगी, कुछ नहीं पता लगता था। उसी को चेंज करके इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बार गवर्नमेंट ने आपको श्योरिटी दी है। श्योरिटी किस चीज़ की, कि आपको फिक्स पेंशन मिलेगी। अब पेंशन कितनी मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से है कि
लास्ट जो आपका ईयर चल रहा होगा, मतलब 59 एज जब आपने क्रॉस करी, 59 से 60 तक जो आपका एक साल है जो आप नौकरी कर रहे हैं, उस समय पे आपकी जो पिछले 12 महीनों की बेसिक है, उस बेसिक का 50% आपकी एश्योर्ड पेंशन रहेगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है कि हमेशा ही जो आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद आपका डीए होता है, उसमें एचआरए होता है, उसमें पर्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ों से मिला के आपकी टोटल सैलरी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर यूपीएस में जो बात करी गई है वो टोटल सैलरी की बात नहीं करी गई है। यूपीएस में जो बात करी गई है वो बात करी गई है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेसिक सैलरी अभी इस समय पे 80,000 रुपये है। ठीक है, अब इस 80,000 के साथ मुझे डीए भी मिलता है, मुझे फिर एचआरए भी मिलता है, मुझे फिर पर्क्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट मेरी बेसिक तो 80,000 ही है। तो आज से 30-32 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो हो सकता है मेरी बेसिक, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरी बेसिक 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए मेरी बेसिक है, तो मुझे एश्योर्ड पेंशन में यूपीएस के अंतर्गत जो मेरी पेंशन बनेगी रिटायरमेंट के बाद, वो बनेगी मेरी बेसिक 2 लाख रुपए, उसका 50% मतलब 1 लाख रुपए। तो मेरी जो पेंशन होगी 60 साल के बाद आज से, तो वो बनेगी 1 लाख रुपए। तो मुझे 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। तो ये इसका पहला पैरामीटर था। एश्योर्ड पेंशन में एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपका जो सर्विस का टाइम है वो 25 साल प्लस होना चाहिए, मतलब आपने जो गवर्नमेंट को सर्विस दी है वो 25 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, तब आपको जो ये एश्योर्ड पेंशन है 50% ऑफ योर बेसिक ड्रॉन इन लास्ट 12 मंथ्स, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ड्रॉन बेसिक सैलरी, उसका जो 50% है ये आपको तभी मिलेगा अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो गई है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर एश्योर्ड फैमिली पेंशन। ठीक है, अब ये जो एक नई चीज आई है, इसमें क्या है कि आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही थी, अभी मैंने आपको बताया कि आपको 1 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है। सपोज करिए कि आपको कुछ हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किसी कुछ भी रीजन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट आपकी डेथ हो जाती है। तो अभी क्या है, सरकार ने क्या किया कि आपको जो पेंशन मिल रही थी उस पेंशन का 60% आफ्टर योर डेथ विल बी गिवन टू योर इमीडिएट डिपेंडेंट्स। इमीडिएट डिपेंडेंट्स में कौन आता है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। तो सपोज आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही थी, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस समय पे उसके बाद आपकी फैमिली को 1 लाख रुपए का 60% मतलब 60,000 रुपीज आपकी फैमिली को मिलने लग जाएंगे तुरंत, इमीडिएट आपकी डेथ के बाद। सो दिस इज सेकंड पैरामीटर ऑफ यूपीएस, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। ठीक है, नाउ पैरामीटर नंबर 3। पैरामीटर नंबर 3 में जो है वो उसमें बात कर रहे हैं हम एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के बारे में। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब आपका पैरामीटर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 25 साल की नौकरी करनी होगी। अगर मान लीजिए आपने 25 साल की नौकरी नहीं करी है, आपने नौकरी करी है 10 साल की, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपने 10 साल की नौकरी करी है तो उसके बाद आपने रिजाइन कर दिया, या फिर उसके बाद आप जो भी मर्जी है, मतलब आपने नौकरी छोड़ दी, जो भी आपका मन किया आपने नौकरी छोड़ दी, तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। सपोज करिए कि आज आपकी सैलरी है 10,000 रुपये बेसिक। ठीक है, एक मान लेते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, मान लीजिए 10 साल बाद आपकी बेसिक हो जाती है 15,000 रुपये। ठीक है, अब आपने 10 साल के बाद जॉब छोड़ दी, तो जो हमारा पहला एश्योर्ड पेंशन था, एश्योर्ड जो पेंशन थी उसके हिसाब से आपको क्या होना चाहिए था, 15,000, उसका 50% 7,500 रुपये आपको मिलने चाहिए थे। बट उसकी जो शर्त है कि 25 साल आपकी नौकरी होनी चाहिए, वो तो आपने पूरी करी नहीं, तो अब आपको 7,500 ना मिलके आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। बट इसमें नुकसान भी होगा। मान लीजिए कि आपकी 10 साल में सैलरी 50,000 रुपये बेसिक है, तो आपको मिलने चाहिए थे 25,000, बट आपको मिलेंगे 10,000। ठीक है, तो ये है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, मतलब अगर आपने 10 साल की सर्विस करी है तो आपको एश्योर्ड है कि आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, भले ही आपने उसके बाद नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, ये था तीसरा पैरामीटर। नाउ फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर इज इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन क्या है गाइस, बाहर बारिश होने लग गई, सो अगर आपको वीडियो में कुछ नॉइज आए सो प्लीज़ मतलब मैनेज कर लेना, बिकॉज अचानक से बारिश होने लग गई बाहर। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपको रात के 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बारिश होने लग गई। तो नंबर 4 पे था इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन। इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन क्या है,
आपको पता है कि ओपीएस जो चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलती थी, उस ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको डीए भी मिलता था। मतलब डीए जैसे जैसे आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। बट यहाँ पे सरकार डियरनेस अलाउंस नहीं दे रही है, यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है जिसको हम बोल रहे हैं इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन। इसमें आपको डियरनेस रिलीफ दे रही है। मतलब हो सकता है एवरी 3 ईयर्स में गवर्नमेंट बैठेगी, फिर एक समरी बनाएगी, एक समीक्षा करेगी कि अगर आपकी पेंशन अभी 1 लाख रुपए है और मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है पिछले 3 सालों से, तो आपको सपोज 10% का आपको गेन मिलना चाहिए। तो सरकार क्या करेगी, कुछ एक साल में, 2 साल में, 3 साल में समीक्षा करके फिर आपको देगी डियरनेस रिलीफ। ठीक है, तो आपकी हो सकता है कि पेंशन 1 लाख रुपए थी, उस पर 10% का आपको रिलीफ मिला, तो आपकी पेंशन 1,10,000 रुपए बन गई। तो ये है इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये वाला क्लॉज भी डाला है। सरकार ये भी कर सकती थी कि आपको फिक्स 50% पेंशन मिलेगी, 1 लाख रुपए आपको मिल रही है। अब आप 60 साल से 80 साल के हो गए, बट आपको मिल तो नहीं रहा है क्योंकि महंगाई का कंपोनेंट था ही नहीं। बट यूपीएस में सरकार ने महंगाई का कंपोनेंट भी जोड़ा है, तो वहां पे इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा जो भी मिलने वाला होगा। ठीक है, नंबर 5 है लमसम बेनिफिट ऑन सुपरएनुएशन विथ ग्रेच्युटी। तो हुआ ये है कि सपोज करिए कि आपने 30 साल की आपने सर्विस करी है, तो सरकार क्या बोल रही है, सरकार ये बोल रही है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपकी बेसिक प्लस डीए का 1/10 फॉर एवरी 6 मंथ वो आपको 1 टाइम दे दिया जाएगा लमसम बेनिफिट के रूप में। अब ये बहुत ट्रिकी है, अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आएगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा जहाँ पे मैं ओपीएस और यूपीएस इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, उसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा। बट पहले अभी हम समझते हैं। सपोज करिए कि आपने 30 साल की सर्विस करी है। ठीक है, तो 30 साल में आपके 6 महीने कितनी बार आए होंगे, 60 बार। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 6 महीने 2 बार आता है, तो 30 साल में कितनी बार आए होंगे, 60 बार। नाउ जो आपको लमसम बेनिफिट मिलने वाला है, वो लमसम बेनिफिट आपको मिलने वाला है बेसिक प्लस डीए का 1/10। फॉर एग्जाम्पल मेरी आज के दिन सैलरी अभी 80,000 रुपये है बेसिक, मुझे 20,000 रुपये का डीए मिलता है, तो मेरी बेसिक प्लस डीए बन गई 1 लाख रुपए। अब अगले 6 महीने में काम करता हूँ, तो इन 6 महीनों का 1/10 मुझे मिलेगा लमसम बेनिफिट। बट अब ये 1/10 कितना हो गया, 10,000। ठीक है, 1 लाख का 1/10 10,000 हो गया। अब ये 10,000 तो मेरे अभी के 6 महीने के लिए, बट मैंने तो सर्विस करी है 25 साल, तो जितने भी आपने 6 महीने करे उसमें जो आपकी बेसिक प्लस डीए रही है वो उसका 1/10 आपको मिलेगा एक लमसम बेनिफिट। तो अगर मैं मान के चलूं कि लगभग अगर आपको एक बेसिक प्लस डीए का 10,000 रुपये मिल रहा है, अगर आप इसको 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी सैलरी ये मैं मान के चलता हूँ कि हर 6 महीने में लगभग 10% से बढ़ रही है, तो मोटा मोटा आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास, लमसम 15 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, मैं खुद से भी करके देख लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताऊंगा। बट फॉर द टाइमिंग आप ये मान लीजिए कि 6 महीने का बेसिक प्लस डे का 1/10 आपको मिलना है लमसम बेनिफिट के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया 5वां पैरामीटर। ये 5 के 5 पैरामीटर यूपीएस के मेन फोकस पैरामीटर है। यूपीएस का जो पूरा ड्राफ्ट है वो इन 5 पैरामीटर के ऊपर बना हुआ है। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 एश्योर्ड पेंशन, नंबर 2 एश्योर्ड फैमिली पेंशन, नंबर 3 एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, नंबर 4 इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, नंबर 5 लमसम बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन। ठीक है, तो यूपीएस के बारे में अभी के लिए इतनी जानकारी इनफ है। आई होप वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और प्लस मैं आपको ज़्यादा बताने जाऊंगा तो हो सकता है कई सारी चीज़ें समझ भी ना आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा, ये वाली चीज़ पसंद आई होगी। यूपीएस के बारे में आपको जो भी जानकारी आपको है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई ट्राई टू गेट इन टच विथ ऑल ऑफ यू, आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।